द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। वॉलेट की जॉब में व्यक्ति ग्राहकों की गाड़ियों को पार्क करता है और उनके जाने पर उन्हें वापस लाता है। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलिशान और कॉस्टली होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 इयर्स की एज में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने कई $1000 सोने के सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलेनियर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पॉइंट फर्स्ट, रोनाल्ड रीड और कंपाउंडिंग का चमत्कार। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर यानी चपरासी था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। वह अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 इयर्स उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने 20 इयर्स तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 की एज में रोनाल्ड ने एक दो बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई, पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 इयर्स का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 इयर्स का था। रोनाल्ड रीड के पास 8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने दो सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन की रकम जमा हो चुकी थी। सेकंड पॉइंट, नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर के घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वेंगुड और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नॉवल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया, उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता का गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की एज में वो एक सीईओ बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकिन्जी के सीईओ थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलेनियर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलेनियर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलेनियर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी।
वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को कॉल किया। ये कॉल कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए। और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी। लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। थर्ड पॉइंट, अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए, तो ये बात हम इन दो इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर की कहानी। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। 30 इयर्स की एज में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और उसके बाद जेसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वॉरेन बफेट की कहानी। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 10 इयर्स की एज से ही हो गई थी। उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया, और जब वो 89 के हुए तो उनके पास $84.5 बिलियन थे। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बफेट ने अपने 50th बर्थडे के बाद ही $84.5 बिलियन कमाए। फोर्थ पॉइंट, कंक्लूजन। रोनाल्ड रीड के पास पैसे कमाने का कोई स्पेशल तरीका नहीं था। उसके पास वही स्किल्स थी जो आप और हम में हैं, लेकिन उसने पेशेंस और डेडिकेशन से काम किया और अपने धन को कंपाउंड होने दिया। वहीं रजत गुप्ता ने अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपने ही रूल्स तोड़ दिए और अमीर होकर भी अमीर नहीं रह पाए। इसलिए इनफ का सेंस होना और कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।